नमस्कार, भोजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज है रविवार। आप जानते हैं, रविवार को हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम किसी ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, जिसका जीवन बहुजन की सेवा में, बहुजन के अधिकारों के लिए, दलित, शोषित, पीड़ित जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीतता है और वो हमारे इस समाज के लिए एक आदर्श, एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने रहता है। ऐसे में आज हमारे साथ है डॉक्टर सुरेश माने जी। आप एडवोकेट भी हैं, आप अध्यापक भी हैं। उसके बारे में तो सलीम साहब आपसे बात करेंगे। उस समय एक पॉपुलर नारा चलता था, ठाकुर बाभन बनिया छोड़, बाकी है सब डीएस4। तो उस नारे का इस बहुजन आंदोलन में आप क्या योगदान समझते हैं और उस नारे को छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक है कि कांशीराम जी का आंदोलन अगर संक्षिप्त में उसका डिस्क्रिप्शन किया जाए तो वो 15 बनाम 85 है। 15% बनाम 85 है। 15 बनाम 85। अब ये 15 बनाम जो 85 है उसकी ओरिजिनल अगर आप ढूंढने में जाए तो आपको महात्मा फुले के आंदोलन में देखने को मिलती है। महात्मा फुले ने ये इस देश के समाज को 2 तबके में बांटा था। एक तबका था शेठ जी, भट्ट जी और लाट जी। इसको महात्मा फुले कहते थे, ये सवर्ण तबका है। और दूसरी तरफ पूरा बचा हुआ बहुजन समाज, ये महात्मा फुले की कंसेप्ट थी। लेकिन उस जमाने में महात्मा फुले का जो शब्द था वो था शूद्र और अतिशूद्र। शूद्र और अतिशूद्र, ये कंसेप्ट महात्मा फुले के समय में थी। तो कांशीराम जी ने भी बिल्कुल भारत के समाज का 2 हिस्सों में वर्गीकरण किया। एक ऊपर वाले ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो सवर्ण जाति में आते हैं और अवर्ण जाति में आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड्स या ओबीसी जिनको आज हम कहते हैं, और जो रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज है। तो ये एक हिस्सा। तो कांशीराम जी ने अपने आंदोलन को शार्पनेस लाने के लिए, उसको एक आक्रामक चेहरा देते हुए ये नारा का गठन हुआ था कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोर। ये छोर था, ये चोर नहीं था, ये छोर था। मतलब छोड़ दो इनको छोड़ो, और बाकी सब बहुजन समाज के लोग हैं। लेकिन उस जमाने में ये नारा, किसी ने वो छोर की जगह चोर लिखा, और वो ये चोर लिखने के कारण वो इतना मशहूर हो गया कि कांशीराम जी का काम आसान हो गया, बहुजन मूवमेंट का काम आसान हो गया कि इनको तीनों को छोड़ दो और बाकी सारे अपने हैं। और इसलिए कांशीराम जी का ये जो आज का जो हम ध्रुवीकरण देखते हैं ना, तो वो ध्रुवीकरण कांशीराम जी ने उस समय अपने आंदोलन के पक्ष में करने के लिए ये नारा बखूबी के साथ इस्तेमाल किया, जिसका भरपूर फायदा कांशीराम जी को अपने सामाजिक राजनीतिक बदलाव के आंदोलन में बड़े पैमाने पे मिला। अच्छा मानस जी, इसके बाद तो ये सलीम साहब आपसे प्रश्न करेंगे। अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है कि बाबा साहब ने इतने मेहनत के साथ, इतने बड़े अपनी टीम के साथ एक संविधान को उन्होंने बनाया, और फिलहाल मौजूदा सरकार उस संविधान को ही बदलने पर आमादा है। तो ऐसी हालत में अभी ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये निश्चित रूप से निर्णायक चुनाव है। तो ये 14 तारीख को बाबा साहब का तिथि जयंती है और 17 तारीख को रामनवमी पड़ रही है, क्योंकि ये मनुस्मृति का एक तरीके से ये मानक आदर्श दिन है। और 19 तारीख से हमारा इस चुनाव का पहला मतदान होगा। तो ये तीनों तिथियां जो सामने पड़ रही है समानांतर लगातार, 14, 17 और 19, इसको आप मात्र सहयोग मानते हैं या इसका कोई लंबा संदेश आप देखते हैं? एक तो बात है कि 14 तारीख हर साल बाबा साहब की जयंती होती है। अब ये साल चुनाव है, इसलिए चुनाव के समय आ गई। लेकिन एक बात सही है,
देश में बाकी महापुरुषों की जयंतियां होती है या नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बाबा साहब की जयंती हर साल, वो अब महाराष्ट्र छोड़िए, इंडिया छोड़िए, अब इंडिया की बाउंड्रियां क्रॉस करके, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन छोटे मोटे विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती अब पहुंचने लगी। तो इसका एक अनुमान स्पष्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाली सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो दिन ब दिन बढ़ती है। उसका कारण ये है कि अंबेडकर जितना समय लगता है उतने वो निखर कर सामने आ रहे हैं, उतना वो लोगों के समझ में आने लगे हैं। ये लोगों की डेफिशिएंसी रही है, ना कि अंबेडकर की डेफिशिएंसी। और इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि भारत देश ने अंबेडकर को ना समझकर अपना नुकसान बड़े पैमाने पे किया है, और जितना वो अंबेडकर को समझने के लिए और देरी करेंगे उतना अंबेडकर का कोई नुकसान नहीं होगा, अंबेडकर के मानने वाले लोगों का भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन देश का बड़े पैमाने पे नुकसान होगा। क्योंकि अंबेडकर आपको सिर्फ दलित उद्धार की दिशा निर्देश नहीं करते, वो फॉरेन पॉलिसी से लेकर आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके बारे में रिलेवेंट लेवल का, रिलेवेंट और एक डायनामिक लेवल का जो अंबेडकर के पास हर तरह का एक जवाब होता है, वो बाकी महापुरुषों में नजर नहीं आता। और इसलिए गांधी की जयंती कितने लोग मनाते हैं, तिलक की जयंती कितने लोग मनाते हैं, ये बड़े सवाल है। मैं उनकी तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन अंबेडकर की डे बाय डे एक मान्यता जो है वो बढ़ती जा रही है। रही बात, उन्होंने जो बड़ी मेहनत से 2 साल 11 महीने 17 दिन अपनी जो तबीयत की परवाह किए बगैर भारत का एक अनूठा संविधान बनाने के लिए जो योगदान किया, उसी के लिए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की पदवी दे दी। तो कई सारे मान सम्मान तो उनको मिले। संविधान के बारे में एक लाइन में आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में एक कार्नेल नाम की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में क्लिंटन रोसिटर नाम का प्रोफेसर है। वो अभी तो नहीं रहे, 1 साल पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन वो जिंदगी भर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे। और उन्होंने एक जगह लिखा कि कई देशों में प्रजातंत्र सफल होता है, उसके लिए कुछ जरूरतमंद चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां प्रजातंत्र को आवश्यक चीजें नहीं रहती है, वो है ही नहीं, फिर भी वहां संविधान लागू होता है, भारत प्रजातांत्रिक होता है। इसका अगर क्रेडिट किसी को है तो वो भारतीय संविधान को जाता है। इस तरह से टिप्पणी से आप समझ जाओ कि भारतीय संविधान भारत देश को बनाने के लिए जितनी आजादी की जंग इम्पोर्टेंट है, उतनी संविधान कर्ताओं की बनाने में जो भूमिका रही वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए कहते हैं कि गांधी जी स्वातंत्र्य संघर्ष के सेनानी हो सकते हैं, लेकिन स्वातंत्र्य के बाद नया भारत कैसा बनना चाहिए, इसकी अगर तस्वीर इस देश को अगर किसी ने दी है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। रहा सवाल इस संविधान में बदलाव करने का, तो संविधान किसी भी देश का परमानेंट नहीं होता, उसमें बदलाव समय के अनुरूप किया जाता है। ये संवैधानिक ढांचा के अंदर ही होता है। ये मैकेनिज्म, इसको कहते हैं इंट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, मतलब संविधान अंतर्गत एक मैकेनिज्म होता है कि समय के अनुरूप कुछ चीजों का बदलाव जरूर करे। और इसलिए कहता है कि एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू ग्रो विद द ग्रोइंग नेशन। जैसा देश आगे बढ़ता है वैसा संविधान आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस भाषा को सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में क्लियर डिफाइन कर दिया कि संविधान में आप कुछ भी बदलाव कर सकते हो, लेकिन संविधान का जो एक बुनियादी ढांचा है, जैसे सेक्युलरिज्म है, जैसे प्रजातंत्र है, जैसे नागरिकों के मूलभूत अधिकार है, जैसे जुडिशरी के अधिकार है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो बेसिक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है भारतीय संविधान के, इसको कोई भी सरकार नहीं बदल पाएगी।
और बदलेगी तो उसको जुडिशरी रद्द कर सकती है, क्योंकि अपने संविधान के अंतर्गत ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना विधायिका सुप्रीम है, संविधान सुप्रीम है। और इसलिए कई बार जो राजनीतिक लोग हैं ये कहते हैं ना कि हम लोगों से इलेक्टेड हुए लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। जो पार्लियामेंट करेगी, हर पार्लियामेंट के एक्शन को चुनौती दी जा सकती है, हाई कोर्ट में दी जा सकती है, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट को दी जा सकती है। और इसीलिए अपनी संविधानिक का एक विशेष अंग है और वह है भारतीय संविधान सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर खड़ा है। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब है अगर सरकार गलती करेगी तो न्यायपालिका सुधारेगी, न्यायपालिका गलती करेगी तो सरकार सुधारेगी। इस तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम होने के कारण आज के माहौल में कोई कुछ भी कहे, अनंत हेगड़े जैसे बीजेपी वाले कुछ भी कहे कि हम संविधान बदल कर छोड़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मिनर्वा मिल के फैसले में साफ कहा है कि आप संविधान को बदल कर सकते हैं, संविधान को रिप्लेस नहीं कर सकते, संविधान को हटाकर नया संविधान नहीं ला सकते। ये क्लियर कट डिफाइंड रोल है। और इसलिए मोदी सरकार के कुछ बंदे या बीजेपी आरएसएस के कुछ बंदे या कुछ फैसिज्म को मानने वाली ताकतें कितना भी चिल्ला दे, भारतीय संविधान बदलने की इनकी बस की बात नहीं होगी। ये चुनावी मुद्दा बन सकता है, वो है भी, बनना भी चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ में जिस तरह मेयर के चुनाव में बीजेपी ने जो प्रयोग किए या अन्य जगहों पे बीजेपी प्रयोग कर रही है, इससे लोकतंत्र खतरे में जरूर है, संविधान खतरे में जरूर है। और इसलिए ये चुनाव भी एक निर्णायक है। ये मानते हुए भी भारतीय संविधान किसी भी मजबूत नेता पार्टियों को तानाशाह बनने की इजाजत नहीं देता। ये संविधान का एक मूल अर्थ है जिसको समझने की सबको जरूरत है। डॉक्टर सलीम। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, इसमें अगर जो है वो पार्लियामेंट से कोई गलती होती है तो जुडिशरी सही करती है, जुडिशरी से गलती हो तो पार्लियामेंट सही करती है। तो अब पार्लियामेंट ने गलती की कि जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए, तो जुडिशरी ने उसको रद्द कर दिया। लेकिन जुडिशरी ने ये कहा कि भाई अगर चुनाव आयोग का गठन हो तो उसमें सीजीआई को होना चाहिए ताकि जो है वो एक निष्पक्ष चुनाव आयोग हो। लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है उसने एक कानून बना दिया कि उसमें एक प्रधानमंत्री हो गया, उनका एक मंत्री होगा और फिर जो है वो एक विपक्ष का नेता होगा। तो इस तरह से इन लोगों ने ये कोशिश की प्रशासन ने कि साहब जो गलती हुई थी जुडिशरी से वो हमने उसको ठीक कर दिया। तो इस एग्जाम्पल को आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल आपका ये एक टाइमली रिलेवेंसी का ये बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में तो हमने देखा ठीक हो गया, लेकिन चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर फिर पार्लियामेंट में एक नया कदम उठाया। इस मुद्दे की विस्तृत चर्चा संविधान सभा के अंदर भी हुई कि मान लो हमारे सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर है, लेकिन पार्लियामेंट दोबारा अगर अपने पावर का इस्तेमाल करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगी तो ऐसे वक्त में इसको रेक्टिफाई कौन करेगा। इस संदर्भ में चर्चा हुई और ये चर्चा का जिक्र करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब देते हुए कहा था कि इसीलिए तो हमने प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अध्यक्षीय लोकशाही, ये जो सिस्टम है वो आपको स्टेबिलिटी देती है, स्थिरता देती है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो अपनी संसदीय लोकशाही प्रणाली है, ये आपको स्टेबिलिटी कम देगी लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज्यादा देगी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर राजनेता लोग, राजनीतिक दल या सत्ता में बैठे हुए लोग अगर ये बेलगाम हो जाएंगे, अपनी
मनमौजी जैसे फैसले करने लगेंगे तो चुनाव के समय में इनको सही करना ये इस देश के जनता के हाथ में होगा। ये जनता के हाथ में होगा, नागरिकों के हाथ में होगा कि ऐसे लोगों को सत्ता पे बिठाना है या नहीं बिठाना है, इनको दोबारा मैंडेट देना है या नहीं देना है। ये पावरफुल एक लास्ट रिसोर्ट का हथियार इस देश के नागरिकों के हाथ में होगा और ये नागरिकों के हाथ में होने के कारण ये अकाउंटेबिलिटी किसी भी राजनीतिक दल की चुनाव के समय में लोगों के सामने आ जाएगी और लोग उसका फैसला लेंगे। और हमने ये इमरजेंसी के समय में देखा है, इंदिरा गांधी का जो हश्र हुआ था 1977 को, उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा और विपक्ष अगर ठीक नहीं हुआ तो उनको भी 1980 से बेदखल होना पड़ा। वो वही उदाहरण आज के समय में भी लागू होता है कि अगर वर्तमान सरकार केंद्र की या कई राज्यों की अगर ये संविधान विसंगत, लोकतंत्र को समाप्त करने वाले, संविधान संस्कृति का अंत करने वाले फैसले लेते हैं तो आखिरी जो फैसला है वो वोटरों के हाथ में है। और इसीलिए इस चुनाव में जिनको लगता है कि वर्तमान सरकार के अंदर ना संविधान सुरक्षित है ना लोकतंत्र सुरक्षित है, उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल करके गलत लोगों को सत्ता से बेदखल करना चाहिए और सही लोगों को सत्ता में बिठाना चाहिए। यही अकाउंटेबिलिटी के तहत, यही चेक्स एंड बैलेंसेस के तहत अपने वोट के पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी एक अच्छे नागरिक का फर्ज वो अदा कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जो हमारा संविधान है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई आदमी डिक्टेटर बने, लेकिन अभी कुछ चीजें जो हमारे सामने आ रही हैं कि एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार साहब, बहुत एक्सपीरियंस है, वो अपनी स्पीच देते हैं और उसके बाद वापस आके प्रधानमंत्री के बाजू में बैठते हैं और उनके पैर को छूते हैं। उसके बाद हमने एक और उदाहरण देखा कि एक उसमें स्टेज पर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माइक पे जाने के लिए मोदी के पीछे से जाने की कोशिश करते हैं, तो मोदी उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि भैया सामने से चले जाओ। फिर एक कंगना रनावत आती है, वो ये कहती है कि भाई वो तो अवतार हैं और जनाब वो तो सूरज है, बाकी मोमबत्ती। तो ये जो प्रवृत्ति डेवलप हो रही है कि एक आदमी को आपने डिक्टेटर से भी, मैं समझता हूं कि दुनिया में जो डिक्टेटर हैं आज की तारीख में, नॉर्थ कोरिया का, उसके साथ भी ये मामला नहीं होता है जो कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है। तो ये चीज कैसे आ गई? इसका जवाब ये है कि भारत देश जो है और देश के जो लोग हैं ये व्यक्ति पूजा को मानने वाले बड़े पैमाने पे लोग हैं। ये व्यक्ति पूजा करने वाला समाज है और इसके परिणाम जिसका चर्चा आपने किया, जिक्र किया, वो उसी के परिणाम है। वो एक उसका जवाब होता है। दूसरा, राजनीति में चापलूसी का स्तर दिन ब दिन भारत में बढ़ता जा रहा है और उसी का उदाहरण जो आपने नीतीश कुमार जी के बारे में जो जिक्र किया कि चापलूसी की हद की सीमा ये खत्म होने लगी है। राजनीति, पॉलिटिकल स्लेव इतने बड़े पैमाने पे पैदा होने लगे हैं कुर्सी के लिए, पावर के लिए, उसका वो जीता जागता उदाहरण है। तीसरा जो आपने कहा कि कंगना रनावत का जो मॉडल है, तो इंडियन पॉलिटिक्स के साइकोफैन बहुत लोग हैं। ये साइकोफैन मॉडल बहुत है और ये साइकोफैन मॉडल अपने मकसद के लिए या ये जो चापलूसी करने के लिए किसी को भी अवतार पुरुष बनाते, महात्मा बनाते, उनके लिए पंतप्रधान भी कोई भारत का पहला कोई और होता है। आजादी कब 2014 से शुरू होती है। तो ये इनके साइकोफैन के इनके ये क्लासिकल एग्जाम्पल है और ये भारत में कई बार है। इसीलिए तो बाबा साहब ने
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक सवाल पूछा कि अमीर से अमीर अछूत भी अगर सामने आ जाए तो उसके पैर कोई नहीं छुएगा, लेकिन भिखारी से भिखारी भी ब्राह्मण सामने आएगा तो उसका पैर लोग क्यों छूते हैं। ये बाबा साहब ने 1936 में जो जाति विनाश का उनकी जो किताब है जिसने कांशीराम जी को प्रभावित किया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें यही तो सवाल बाबा साहब ने पूछा है कि यहाँ के लोगों का मस्तिष्क, इनका मानसिकता एक अलग लेवल की है। और इसीलिए देखो गांधी जी की भी तुलना कई लोगों ने कई चीजों से की थी, कई लोगों की। अभी आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आसाराम बापू जिसको जानते हैं आप, आसाराम अभी जेल में है। अगर उसको कल आपने छोड़ दिया तो उसका कीर्तन प्रवचन सुनने के लिए लाखों की भीड़ आएगी और उसमें आधी महिलाएं होगी, जबकि वो बलात्कार के आरोप में अंदर घुसा हुआ आदमी है, सलाखों के पीछे है। तो ये भारत का जो जनमानस है वो लगभग एक पागल खाना में कुछ लोग पागल जैसे होते हैं, वैसे तरह का ये जनमानस का लेवल है। और मोदी जी के जमाने में, आजकल के जमाने में ये पागलपन दिन ब दिन बढ़ता गया है, बढ़ता चला है। कंगना रनावत उसका एक लेटेस्ट मॉडल हम इसको कह सकते हैं। और ये पागलपन जितना बढ़ेगा, इसीलिए बाबा साहब ने अपने संसद के संविधान सभा के अंदर आखिरी भाषण में इसके बारे में चेतावनी दी है कि क्या कुछ लोग अपने आप को, अपने पार्टी को देश के ऊपर रखेंगे और देश के ऊपर जिस दिन वो रखेंगे वो देश का सत्यानाश करेंगे, देश के लिए खतरा होगा। ये बाबा साहब ने चेतावनी 25 नवंबर 1949 संविधान सभा के अंदर अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब ने इसका जिक्र किया था। आज उसी के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये सिर्फ नहीं, आज की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारामन है। देश के फाइनेंस के बारे में वो कभी कभार ही बोलती है, शायद उसको पता भी नहीं होता, और फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई और चलाता है। ये देश की एक बुरे हाल का लेवल पे एक उदाहरण है। और इसीलिए ये सिर्फ मोदी जी की महानता या महिमा मंडन करने का नहीं, बल्कि देश के तमाम सारे सिस्टम को उनके सिस्टम से हटाकर एक निचले स्तर लाने की कोशिश जो हो रही है, उसकी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। महंगाई के रूप में आज हम चुका रहे, विदेशी कर्जा के रूप में आज हम चुका रहे, उसके ब्याज के रूप में आज हम चुका रहे। भविष्य में ये कीमत बड़े पैमाने पे बढ़ सकती है अगर इस सारे चीजों को रोका नहीं गया तो। डॉक्टर साहब, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आपसे एक प्रश्न ये करना था। आपने चंडीगढ़ मेयर का अभी जो है वो रेफरेंस दिया, उसके बाद चुनावी बॉन्ड की भी बात थोड़ी सी हो गई, और अभी पतंजलि का मामला भी चल रहा है। तो पिछले 5 सालों में खास तौर से ये बात देखने में आई कि हमारी जुडिशरी ने बहुत सारी नरमियां की, जैसे कि राफेल में क्लीन चिट दे दी, और राम मंदिर का जो फैसला अजीब गरीब आ गया। उसके बाद जब लोग कोरोना में पैदल चल रहे थे तो जज साहब ने कहा कि मुझको तो दिखाई नहीं देते वो लाखों लोग जो चल रहे हैं। तो इस तरह के कई फैसले हमने देखा कि जो है वो सरकार का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये 3 फैसले जो कि मैंने कहा, एक के बाद एक ऐसे आए कि जिसमें सरकार जो है वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो ये जो न्यायिक सक्रियता है, इसका कोई खास कारण है या ये कि इत्तेफाक से हो रहा है? ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसकी शुरुआत जब 1970 के बाद कुछ गिने चुने जजेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और उनकी विचारधारा अलग अलग रही। वो कोई कांग्रेसी कल्चर से नहीं आए थे। उनका एक प्रमुख नाम आता है जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर 1970 के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, लेकिन जस्टिस कृष्णा अय्यर को लोग जो जानते हैं
वो 1957 में जब केरला में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी EMS नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में, तो उस सरकार में जस्टिस कृष्णा अय्यर लॉ मिनिस्टर थे। बाद में कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ जुड़े, सोशल लैंड रिफॉर्म में उनका एक्टिव रोल रहा। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर जैसे लोग बाद में जुडिशरी में आए और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। दूसरे जस्टिस PN भगवती थे, जिनके फादर NH भगवती ये आजादी के पहले भी फेडरल कोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे। और ये PN भगवती और ये कृष्णा अय्यर, ये दोनों थोड़े प्रोग्रेसिव ओपिनियन के होने के कारण जुडिशियल एक्टिविज्म की, ये न्यायालयीन सक्रियता की शुरुआत इन दोनों के जमाने में 1970-75 के बीच में हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब सरकार फेल होती है, सरकार काम नहीं करती, तो आपको जुडिशरी को आगे आना चाहिए। इस भूमिका को एक फाउंडेशन के लेवल पे ये कृष्णा अय्यर, PN भगवती, बाद में कुछ हद तक जस्टिस चिन्नापा रेड्डी, बाद में कुछ हद तक जस्टिस पाठक, इन जजों ने उसको आगे बढ़ाया और जुडिशियल एक्टिविज्म एक भारत के न्यायपालिका का हिस्सा रहा। लेकिन कुछ मामलों में जुडिशियल एक्टिविज्म के बजाय जुडिशियल रिट्रोएक्टिविज्म देखने को मिला। रिट्रोएक्टिविज्म मतलब एक्टिविज्म इन रिवर्स डायरेक्शन, एक्टिविज्म मतलब एक्टिविज्म इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिट्रोएक्टिविज्म मतलब एक्टिविज्म इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे भी कुछ उदाहरण सामने आए। लेकिन एक्टिविज्म के उदाहरण पे किसी गरीब गांव को बरसात में कोई ब्रिज नहीं है, सड़क नहीं है, उसके लिए भी कोई खत लिखकर, पिटीशन डालकर स्टेट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। ये व्यवस्था अपने न्यायपालिका में एक बड़ा भारी क्रांतिकारी बदलाव था। अब क्या हो गया? अब न्यायपालिका भी डरने लगी है एक्टिविज्म को लेकर, क्योंकि एक्टिविज्म के नाम पे जो जरूरतमंद लोगों के असली मूल मुद्दे को भटककर पब्लिसिटी के लिए, राजनीति के लिए कुछ मुद्दे सामने आने लगे, तो फिर ये PIL जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर कई सारी मर्यादा आई। लेकिन इसका मतलब वो खत्म नहीं हुई है, अभी भी एक्टिव है। और इसका परिणाम कोविड के समय में आपको देखने को मिला होगा। कोविड के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट में नेशनल पॉलिसी नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको पॉलिसी बनाना होगी, गवर्नमेंट ने कहा हम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको बनाकर हमें दिखाना होगा। गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम चुने हुए लोग हैं, हम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बनाएंगे आप, लेकिन पॉलिसी सही है गलत वो हम तय करेंगे। तो ये कोविड के जमाने में एक बड़े लेवल की नोक झोंक सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में आई थी। उसी का उदाहरण अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा गया। लेकिन कुछ मामलों में जुडिशरी पीछे आती है। क्यों आती है? क्योंकि जुडिशरी में बैठे हुए जजेस भी लोग हैं, और लोग आसमान से नहीं आते, समाज से ही आते हैं। और इन व्यक्तियों के ऊपर भी अपना कोई न कोई, किसी न किसी का प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव के तहत आकर अपने दायित्व के साथ, जिम्मेदारी के साथ जब वो समझौता करके किसी डिसीजन को देते हैं, तब जुडिशरी कमजोर लगती है। और ये ऐसे कई सारे मामले आए। लेकिन शबरीमाला को देखिए, शबरीमाला को जुडिशियल एक्टिविज्म कह सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देखिए, ये गवर्नमेंटल पॉलिसी थी, लेकिन पॉलिसी को ये इलीगल करके डिक्लेयर किया, तो जुडिशरी ने फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन कुछ मामलों में जुडिशरी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। लेकिन आज के समय में जुडिशियल एक्टिविज्म ये भारतीय न्यायपालिका का एक इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा बन चुका है और भविष्य में भी रहेगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस इलेक्शन में दोबारा NDA या BJP जीत गई तो ये भारत का आखिरी इलेक्शन होगा।
अब हो सकता है कि ये बात में कोई दम ना हो, लेकिन ये कि लोग कितने चिंतित है इस इलेक्शन को लेके, इससे पहले नहीं थे। पहले लोग ये कहते थे ठीक है भाई 19-20 कोई आएगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा तो उसको हटा देंगे, दूसरे को ले आएँगे, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस बार जो है वो बहुत सारे जो विचारवंत हैं, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ज़रा ज़्यादा सीरियस दिखाई देते हैं। और इस मौके पर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और इलेक्शन शुरू होने वाला है, जैसा कि डॉक्टर तिवारी ने शुरू में कहा था। तो आप 2-3 मिनट में क्या संदेश देना चाहते हैं भारत की आम जनता को? इस लंबी चर्चा का अंत करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोगों से संविधान को खतरा जरूर है। नंबर 1, इनके कारण लोकतंत्र खतरे में जरूर है। इनके कारण देश की अर्थव्यवस्था जरूर खतरे में है। सिर्फ संविधान और लोकतंत्र नहीं, अर्थव्यवस्था भी खतरे में है। नंबर 4, वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोगों के कारण देश के तमाम नागरिकों के मूलभूत अधिकार खतरे में जरूर है। वर्तमान सरकार की सीएए को लेकर नीति, एनआरसी को लेकर नीति, इससे देश बड़ा भारी चिंतित है, क्रोधित है, आक्रोशित है। ये सच्चाई है। जब ये सच्चाई है तो ये चुनाव लोगों के सामने मौका है। अगर सरकार गलत है, सरकार की नीति गलत है, तो संविधान ने ही लोगों को अधिकार दिया है ऐसे लोगों को सत्ता से हटाने का। तो बाबा साहब की जयंती करने वालों को मेरा यही पैगाम होगा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के आप सच्चे अनुयायी हो, उनके लिए जिंदगी जीने और मरने के फैसले करते हो, तो संविधान विरोधी लोगों को सत्ता में क्यों बिठाते हो, उनको वोट क्यों देते हो? उनको सत्ता से बेदखल करना तुम्हारा फर्ज है। और ये जब फर्ज अदा करोगे तब तुम्हें बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार है। नहीं तो तुम भी दाम्भिक हो, तुम भी हिपोक्रेट हो। तो हिपोक्रेट बनने के बजाय तुमने बाबा साहब की जो आखिरी वाणी संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को थी कि देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, ये गलत लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, तो गलत लोगों को सत्ता से हटाना, ये बाबा साहब के जयंती के दिन के मौके पर सबसे बड़ा पैगाम होना चाहिए। ये आप भी सहमत होंगे और हम सब लोग भी सहमत होंगे। रही बात क्या इसके बाद कभी दोबारा चुनाव होगा, क्या यह आखिरी चुनाव होगा, मैं कहता हूं ये बेतुकी बातें हैं, ये बेतुकी बातें हैं। चुनाव में, वर्तमान चुनाव में इसका कोई गैर इस्तेमाल भी कर रहा होगा, आपके वोटों के ऊपर डकैती डालने के लिए, हमारे वोट लूटने के लिए ये भय भी दिखाता होगा, ये डर दिखाकर अपने वोटों की लूट भी करता होगा। इससे दलितों की राजनीति भी खत्म होगी, इससे आदिवासी की स्वतंत्र राजनीति खत्म होगी, मुस्लिमों की राजनीति तो लगभग खत्म हो चुकी है। तो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स चाहे पिछड़ों की हो या दलितों की हो या आदिवासी की हो या माइनॉरिटी की हो, ये लोग कभी भी खड़े नहीं होने देने के लिए ये डर दिखाकर दूसरे दल, दूसरी पार्टियां आपके वोट लूटने के लिए ये डर भी पैदा कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि डर कोई गैर वाजिब नहीं है, लेकिन इतना भी असलियत में नहीं है कि दोबारा चुनाव नहीं होगा।